दास्तां इनकी गर्जो सुनाने लगेंगे। आपको जो नेता मिला है, मैं कहता हूं जरा ध्यान कान खोलकर सुन ले। ये नेता बार बार नहीं मिलता किसी को। दास्तां इनकी गर्जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बड़ी मुश्किलों से मिला है ये रहबर, अगर खोदिया को जमाने लगेंगे। आदर और सम्मान के साथ मैं अपने जिस नेता की आवाज ही काफी है केजरीवाल के कान के पर्दे को फाड़ने के लिए, केजरीवाल की नींद हराम करने के लिए, अगर दिल्ली की धरती पर कोई आवाज है मजदूरों की, तो उस आवाज का नाम है इंजीनियर डीसी कपिल। और आपको उनके बीच में आदर सम्मान के साथ आए आप इनके हौसला को बढ़ाने के लिए। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूं आईटीओ के राजघाट के पास में और ये पावर हाउस है और धरना प्रदर्शन पिछले 3 महीने से लगातार सिविल डिफेंस की तरफ से चल रहा है, क्योंकि उनको नौकरी से हटा दिया गया है। उससे पहले भी बीच में बिठा दिया गया था, मगर किसी कारणवश उनको बुला लिया गया। फिर 3 महीने से धरने में बैठ गए हैं। हमारे साथ में हैं गुलाम सरवर जी, जो कि लगातार इन लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और 24 घंटे इन लोगों के साथ में बने रहते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और ठेकेदारी प्रथा का जो जिम्मेदारी है, इन्होंने वो हटाने का मुहिम भी छेड़ा हुआ है कि दिल्ली में जितने भी ठेकेदारी जो प्रथा है वो हटनी चाहिए। कहीं न कहीं वो परमानेंट, वो जो नौकरियां वो परमानेंट में तब्दील हो जानी चाहिए। ये गुलाम सरवर जी, आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। सर, पिछले 3 महीने से ये बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि आगे कितने दिनों तक ये बैठे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में हम लोग लगातार पूरी दिल्ली में अलग अलग विभागों में जो ठेकेदारों का प्रकोप है उससे मुक्त कराने के लिए और उनको नियमित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बैनर के नीचे हमने कई लड़ाई लड़ी, BSES बिजली विभाग की लड़ाई लड़ी, हमने स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यरत स्वीपर कम चौकीदार नरसिंह अर्दली उनकी लड़ाई लड़ी। अब DTC और मार्शल के लोग हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं 3 महीने से। तो इन लोग अलग अलग संगठनों, अलग अलग नेताओं के साथ लड़ रहे थे। अब हम लोगों ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग निष्कर्ष पर, नतीजे पर पहुँचेंगे, मंजिल पर पहुँचेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब नियमित सर्विसेज की सारी सुविधाएं ऑलरेडी मौजूद हैं और जब वैकेंसियां मौजूद हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम क्यों करा रहे हैं? कारण क्या है? ये एक नया प्रचलन जो देश में शुरू हुआ है, निजीकरण के नाम पर ठेकेदारों को बीच में लाकर थोप दिया जाता है। जो लोग पात्र हैं, योग्य हैं, उन्हें भी ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता है और इस तरह से चालाकी से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देश का पालन भी हो जाए और ये ठेकेदार के अंदर ही काम करते रह जाएं। वो उसके लिए इन्होंने 89 डेज और ना जाने क्या क्या, ताकि मतलब 250-300 दिन कभी इनका पूरा कंटिन्यू ना हो और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है हम पर कंटेम्प्ट का मुकदमा ना लग जाए। यही चालाकी इनके साथ भी होती, कभी इस विभाग में भेजा, कभी उस विभाग में भेजा, कभी ब्रेक कर दिया, कभी उठा दिया, कभी भेजा। मतलब पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने अपने मन से हैंडल करना शुरू नहीं। अस्थाई ये लोग भी एक जगह अस्थाई नहीं रहे। कोई 10 साल से ड्यूटी कर रहा, 4 विभाग हो गया अब तक। कोई 15 साल से कर रहा, कभी इधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, कभी तनख्वाह रोक दिया। अच्छा, नो वर्क नो पे है, जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है, काम पर जाएंगे तो मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कोई भी सुविधा, एक भी ऐसी सुविधा जो एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए, सबसे अदना सुविधा ESI कार्ड।
समझिए कि लिमिटेड कंपनियां जितनी हैं दिल्ली में और भारत में, उसमें भी अगर कोई वर्कर है, एम्प्लॉय है, तो उसको ईएसआई कार्ड मिलता है। इनके पास ईएसआई कार्ड भी नहीं है। अच्छा जी, किसी के पास नहीं है। मतलब इनके साथ में अगर कहीं इमरजेंसी मतलब पड़ जाए, दुर्घटना घट जाए तो लाइन में खड़े हो जाइए, सरकारी अस्पताल में धक्के खाइए, जाकर अपने बच्चों को लेकर खड़े रहिए, पर्चा बनवाइए, 5 दिन में बुखार का इलाज होगा, 10 दिन में मलेरिया का होगा, 15 दिन में। मतलब ये इनडायरेक्टली उलझाने का मामला। ईएसआई कार्ड इतना आसान काम था जो इनको पहली फुर्सत में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं। जो साप्ताहिक अवकाश है, नियम है कि हफ्ता में 1 दिन कम से कम छुट्टी देंगे। हमारे भी तो बच्चे हैं, माँ है, बूढ़ी माँ है, पिता है, भाई है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, शादी है, ब्याह है, बहुत कुछ है, लेकिन साप्ताहिक अवकाश नहीं है। आप ड्यूटी पर आएंगे, दिहाड़ी लगेगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मगर एक सवाल यहाँ पे निकलता है कि जिस प्रकार से इनकी नियुक्तियाँ हुई थी वो ठीक उसी प्रोसेस से हुई थी जैसे मतलब एक सरकारी कर्मचारी का होता है, फॉर्म फिलअप होता है, इनका इंटरव्यू वगैरह। कैमरे पर लोग नहीं बोलेंगे, मगर सुनिए, हम कोई आसमान से आए हुए थोड़ा ना हैं, इसी धरती पर हम भी रहते हैं। कैमरे पर लोग नहीं बोलेंगे और ये बेचारे भी नहीं बोलेंगे। नियमों की धज्जी तो सरकार ने उस समय भी उड़ाई। एक भी आदमी बोल दे कि बगैर पैसे के मेरी ज्वाइनिंग हुई हो। जिस सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, उसने बगैर 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये कम मैं बोल रहा हूँ, देकर लोगों ने नौकरी पकड़ी है। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये है कि उनको तो ये लगा कि मेरा भविष्य अब यहाँ सुरक्षित हो जाएगा। एक बार नौकरी अगर हो गई तो ये विश्वास हो जाएगा कि 20-30 हज़ार रुपया कम से कम गारंटी है, किसी न किसी तरह दिहाड़ी उतनी लग जाएगी। हाँ। लेकिन यहाँ तो सवाल वो भी नहीं अब है। सब कुछ करके आए, सारी ड्यूटी की। दुनिया जानती है कोरोना काल में क्या स्थिति बनी हुई थी। ये ड्यूटी पर थे भाई, ये ड्यूटी पर थे। जब आप अपने बाप को कांधा देने से डरते थे, तब ये आपको सहारा दे रहे थे, तब इनका इस्तेमाल सरकार ने किया। इनको चौक चौराहों पर खड़ा किया, इनको अस्पतालों में खड़ा किया, इनको बसों के पास खड़ा किया, इनको बस स्टैंड में खड़ा किया, इनको सेवा के लिए खड़ा किया। सब कुछ आपने इनका लिया, जान हथेली पे रख के इन्होंने सेवा दिया। क्या मजबूरी आपकी है कि आप इनको हटा रहे हैं? मजबूरी बताए। आप जानते हैं कि नई बात, इन्होंने चौकीदार की वैकेंसी निकाल दी। बात समझिए पहले, वो क्या उसको बोलते हैं, होम गार्ड की। ये क्या ड्रामा भाई। इसमें कुछ लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। 15 साल पहले जिसने ज्वाइन किया होगा उसकी आयु अब क्या होगी। आपने जो फ्रेश वैकेंसी निकाल दी होमगार्ड की और जो शर्तें उसमें आपने रख दी हैं, उन शर्तों को वो पूरा करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 50% लोग वो शर्त पूरी नहीं कर सकते। किन्हीं के साथ हाइट का मसला है, कोई बीमार है, कोई भाई जॉब में जाने के बाद अगर बीमार पड़ा तो उसकी क्या गलती है भाई? वो जब गया था तब आपकी शर्तों को पूरा करके गया था। अब बार बार आप नए नए शर्त लाएंगे, नई उसी वैकेंसी में फिर वैकेंसी में फिर वैकेंसी। ये एक चाल चली गई है कि हम आपको हटाए नहीं है। देखिए, हमने वैकेंसी निकाल दिया, आपको ला रहे हैं भाई 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल। मैं कहता हूँ कल की गारंटी नहीं मेरी, मैं जिंदा रहूँ कि न रहूँ। कल क्या पता मैं अस्पताल में चला जाऊँ। जो लोग 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप उनके लिए नए नए नियम बना रहे हैं। ये वैकेंसी जो निकाली गई है, ये थोपा जा रहा है, ये गलत है, ये धोखा है। इसको रोक देना चाहिए और इस वैकेंसी के खिलाफ भी हम लोग हंगामा करेंगे और लिखने का काम करेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ। मगर अभी जो 12,000 जो कर्मचारी यहाँ पे सड़कों पर आ चुके हैं, ये जो उनका क्या है, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो पूरे हैं, ये पूरे के पूरे अपनी जगह पर दोबारा जाने चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो न्यू वैकेंसी नए नौजवानों के लिए निकालिए, आप इनके लिए नहीं। इनको वहीं का वहीं सेट कीजिए। सरकार कहीं न कहीं ये भी बहाना मानिए या ये भी कह रही है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार का ये नहीं, सब कुछ है। बिल्कुल गलत बात। अभी स्वास्थ्य निदेशालय में हम लोग धरना कर रहे थे, यही बात शुरू में आई, मेरे हाथ में नहीं, एलजी का। सुन लीजिए, अरे खेल सुन लीजिए ना साहब। इन्होंने कहा कि एलजी के हाथ में। मैंने भाजपा अध्यक्ष को लाके धरने में खड़ा कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया, सचदेवा आए थे हमारे धरने में, मैं लाया भाजपा अध्यक्ष को। जब एलजी का मामला है तो आइए साहब। और उन्होंने भाषण में कहा कि अगर एलजी साहब के हाथ में फाइल है तो साइन कराने का काम मेरा। अब उस रिकॉर्ड को हमने वहाँ स्वास्थ्य मंत्री को सुनाया, भारद्वाज जी को।
अब भारद्वाज जी के पसीने उतर गए। मैंने कहा आप कहाँ, आपके हाथ में कुछ नहीं है, फाइल तैयार करना तो है ना। अरे भाई इनका फाइल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप फाइल बनाइए, आप अनुशंसा कीजिए और उस अनुशंसा पर हस्ताक्षर अगर एलजी का होना वो हम कराएंगे, वो हम कराएंगे। बहानेबाजी मत कीजिए। ये एलजी और मुख्यमंत्री के बीच के झगड़े में आप जनता को क्यों पीस रहे हैं? यह आपका ईगो का मामला, आपके मोच की लड़ाई है, हमारे मोच की लड़ाई नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं, अभी कहाँ तक बात पहुँची है? देखिए अब हम लोग तो अभी बात को पूरी तरह से अब समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पेचीदगियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ डिरेल हुआ है। सबको कंट्रोल करते हुए जो लीगल वेज हैं, जो संवैधानिक रास्ते हैं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इनके साथ लगकर इनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास दिल्ली सरकार ये कर करके बुलाती है इनको कि आप लोग आइए, मगर आप लोग परमानेंट की भी बात कर रहे हैं। परमानेंट लीजिए, बात क्या कर रहे हैं? पूरा कर चुके हैं उन शर्तों को। ये लोग उन शर्तों को पूरा कर चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। अब इनको परमानेंट नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? बुढ़ापा में परमानेंट कीजिएगा? अरे अभी जो उम्र बची हुई है कम से कम ये इनको दिवाली मनाने दीजिए ना भाई। दुनिया में इतने ड्रामे हो रहे हैं, आज दिवाली मनाओ, कल होली मनाओ, ये तो सब नेता करवा रहे हैं। जनता का जो वास्तविक दिवाली है, जब इनकी पक्की नौकरी होगी तब इनके घर में दिवाली होगी, तब इनके घर में होली होगी, तब इनके घर में ईद होगी, तब इनके घर में खुशी होगी ना भाई। अभी तो तलवार के धार पे हैं। अब लोग नौकरी भी ढूंढने लग गए। देखिए इतने गरीब लोग होते हैं ये लोग का मतलब सिर्फ यही नहीं, जितने भी दिल्ली में इस तरह के लोग हैं उनकी हालत हैंड टू माउथ है। वो कमाएंगे तो खाएंगे, कमाना बंद तो खाना बंद। हमारा चूल्हा, एक मिनट, हमारा चूल्हा ठंडा हो गया। सरकार इतनी मक्कार है, इनको पता है कि ये तो कमज़ोर हैं, ये टिकेंगे नहीं, इनकी नज़र तो चूल्हे पर है, ये लौटेंगे, ये कहीं जॉब ढूंढेंगे और ये तितर बितर हो जाएंगे, काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। और यही हो रहा। बड़े बड़े आंदोलन जो मज़दूरों के उठे, मज़दूरों के घरेलू संकट ने उस आंदोलन को बाधित किया है। मैं अपने मार्शल के नौजवानों से विनती करता हूँ कि चाहे वो नारा इस देश में बहुत लगा, आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया ना? बना कि नहीं बना? बन गया ना? तो आधी रोटी खाएंगे और अपना अधिकार पाएंगे। ये लड़ाई इनको अब लड़नी पड़ेगी और लेके जाएंगे यहाँ से नौकरी घर, बगैर नौकरी नहीं जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अगर दिल्ली सरकार ये कह देती है कि आप लोग आइए, वही दोबारा से वही नौकरी शुरू कीजिए, क्या कहना ही पड़ेगा? अच्छा आपने सवाल किया है। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट का ही असल चोट होता है और वो 2024 आ रहा है। भैया भाजपा वाले अगर आपको चाहिए तो एलजी साहब से करवाओ, आम आदमी पार्टी वाले आपको चाहिए तो जल्दी से कूद के आप आ जाओ, और नहीं आओगे दोनों तो तीसरा विकल्प देखा जाएगा। वोट की बात, चूँकि डेमोक्रेसी में सब कुछ वोट से ही तय होता है और वोट की चोट ऐसी है ना कि देखिए ना, कौमा में कांग्रेस चली गई, वोट का चोट है। आज कांग्रेस कहाँ है पहले ये बताइए? कांग्रेस का क्या है? वोट की तो जरूरत है ना। अभी अगर लोग वोट उसको दे दें तो क्या हो जाएगा? वो सारे जो मुंह लटके चेहरे हैं कांग्रेस के नेताओं के, वो खिल जाएंगे ना, सारी सत्ता पे उसका कब्जा हो जाएगा ना। ये जनता की ताकत है। ये नहीं, ये केजरीवाल जी समझ लें। उससे पहले केजरीवाल जी ये समझें कि जनता की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी में वोट का राइट है और आ रहा त्यौहार, घबराने की बात नहीं है। अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो ये 10,000 परिवार हैं भाई, लोग नहीं है ये परिवार। कितने लाख वोट हैं आप ये भी देखो ना। सर खिसा खत्म, जाओ टाटा गुड बाय, ये हो जाएगा। वो जो आप गाड़ी बंगला और शीश महल सब खत्म। तो अगर बचाना है शीश महल केजरीवाल जी, तो आपने कहा था मैं तो सबसे ईमानदार हूँ, ज़रा ईमानदारी का प्रदर्शन अब कर दीजिए। यहाँ आपने बहाल किया था, आपके विधायकों की पैरवी से लोग आए। मैं नस नस जानता हूँ, मैं ज़्यादा कैमरे पर बोलूँगा नहीं। केजरीवाल जी ने बड़े कॉन्फिडेंशियल ढंग से लिया था, ठीक है, लोगों को, अपने लोगों को, वोटर्स सपोर्टर्स को लिया गया है। आज सपोर्टर्स को आप नाराज़ कर रहे हो, कैसे जीतोगे? ज़रा हमको फार्मूला बता दो। ये 10,000 परिवार जो खिसकेगा, और खिसकेगा 100%। अगर इनके अरमानों पर आप पानी फेरोगे, इनके चूल्हे का आप आग अगर बुझाओगे, इनके पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा, तो इसके पास कोई रास्ता नहीं। डेमोक्रेसी में एक ही रास्ता है कि हम टेटुआ तो न दबा सकते हैं, मगर ईवीएम का बटनमा तो दबा ही सकते हैं, ठीक है। ईवीएम का भी बहिष्कार हो रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है। सबको सब में मत मिलाइए ना, वो लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी करेंगे। लड़ाई कहीं किसी मोर्चे पर पीछे नहीं है। हम लोग तो सर हथेली पर रख के घूम ही रहे हैं, वो एक पर लगा लेगा। अभी ये मामला, अभी जब मैं मार्शल की बात कर रहा हूँ या ठेकेदारी प्रथा की बात कर रहा हूँ, तो ये ठेकेदारी प्रथा की बात है। ईवीएम तो है ही,
वो मुद्दा सबके लिए है। इनका मुद्दा सच पूछिए तो इनके लिए ईवीएम मुद्दा है, इनके लिए तो नौकरी मुद्दा है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे बीच में थे गुलाम सरवर जी, जो कि आए दिन 3 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं सिविल डिफेंस की, और आगे भी जब तक इनको बहाली नहीं मिल जाती, जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक ये इनके साथ में लगे रहेंगे।